boys and girls, very good more learning once again to all of you. Welcome you all in Beats बेस्ट एजुकेशन एकेडमी फॉर टॉपर्स। आई होप आपकी आईआईटी की तैयारी, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अभी तक के जितने भी लेक्चर देखे हैं, लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 5 को बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ऑल योर लाइक्स एंड शेयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब हम आपको यहां पर, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वी हैव डन अ पार्ट 1 ऑफ दिस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन सीखे थे और कंसेप्चुअल पार्ट सीखा था कि आपको एफबीडी बना के किस तरह से चीजें सीखनी हैं। आई होप आपने उन सभी चीजों को अपनी कॉपी में नोट किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी, और आपके पास जो भी बुक होगी, जो भी मटेरियल होगा, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कैसे भी पढ़ रहे होंगे, बस आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी और अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ लिया होगा और किस तरह से ये यूज होता है ये भी आपने देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेक्चर नंबर 6 लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 2। यहां पर भी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और कई सारे कंसेप्ट सीखेंगे एंड आई बिलीव दैट यू ऑल आर हियर विद योर कॉपी एंड पेन, राइट? एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योर ओन, राइट? बाद में सॉल्यूशन देखना, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की देर सोचना और यह सोचना कि हम क्या सोच पा रहे हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड या हमारा जो थिंकिंग है वो किस लेवल तक है, कहां तक जा रही है और इसको अप्रोच किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इन फिगर शोन द ब्लॉक बी मूव्स डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ब्लॉक बी मूव्स डाउन विद अ वेलोसिटी। तो यहां से ये ब्लॉक बी नीचे की तरफ मूव कर रहा है और कहा गया है कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट? तो चलिए, अभी आपसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ ए इन अपोजिट इन अ पोजीशन शोन इज, तो ये 37 दिया है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहां से अगर u है तो, करेक्ट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर u इसकी वेलोसिटी है तो u की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर इधर देखा जाए तो स्ट्रिंग इधर कितने से आ रही है आप देखें तो ये आ जाएगी u का कंपोनेंट u cos 37। I hope all of you are aware with that the value of u cos 37 is, right, u is equal to 4/5, यानी ये हो जाता है 4u divided by 5, यानी ये स्ट्रिंग इधर ऐसे आ रही है 4u/5 से। अब अगर स्ट्रिंग इधर आएगी यहां से तो ये स्ट्रिंग फिक्स है, तो आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी, यानी ये आधा जो कितना होगा इसका हाफ होगा और वो होगा 4u/5 का हाफ कर दिया जाए तो ये हो गया 4u/10, करेक्ट? और वो जो 4u/10 है वो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, राइट? स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। उसी के साथ मैंने देखा कि जो 4u/10 है भाई वो इसकी वेलोसिटी होना चाहिए बच्चों, तो इसको मैंने 10 किया। आपने देखा u इज इक्वल टू 10 इंटू 10, यहां 100 हो गया, ये 4 नीचे जाएगा, इज इक्वल टू इट वुड बी 25 मीटर पर सेकेंड और ये u की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड मिल जाती है और इसी को हम लोग डन डनाडन आंसर के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। टू आइडेंटिकल मासेस m आर कनेक्टेड टू ए मासलेस। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर इसका गलत आएगा, ध्यान से देखना। Massless string which is hung over two frictionless pulleys as shown in figure, everything at rest, ध्यान से देखो, everything at rest, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंसेस होने चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां पर मास है तो इसका नीचे वेट लगेगा mg और यहां पर लगेगा टेंशन T, यहां पर लगेगा टेंशन T, यहां पर लगेगा टेंशन T, यहां पर भी T और यहां पर भी T और यहां पर भी mg। अगर आप इसकी इक्विलिब्रियम को चेक करें तो T की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ mg होनी चाहिए, उसको देखें तो mg होनी चाहिए, यहां पे भी टेंशन T है वो भी mg है, तो एग्जैक्टली द टेंशन इन द कॉर्ड एग्जैक्टली mg, राइट? आई होप समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। बहुत ही प्यारा, सुंदर, मजबूत, मस्त क्वेश्चन था।
एक और मस्त क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत क्वेश्चन है। अ फ्लेक्सिबल चेन, पॉइंट टू बी नोटेड, अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W hangs between two fixed point A and B which are at the same horizontal level. The inclination of the chain with the horizontal at both the sides is theta. What is the tension of the chain at the midpoint? इसमें कभी कभी एंड पॉइंट में भी पूछा जाता है, कभी कभी मिड पॉइंट में पूछा जाता है। तो मैं आपको दोनों ही कंसेप्ट बता देता हूं। इसके लिए मुझे एक न्यू पेज लेना पड़ेगा और ऐसा कहा गया है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके दो सपोर्ट्स हैं। एक सपोर्ट्स यहां ऐसे ऐसे एक सपोर्ट लिया गया और इस सपोर्ट को ऐसे लटका दिया गया है, राइट। अरे भाई सिमेट्रिक नहीं हो तो मान लेना। चलिए हम ऐसे पहले यू बना लेते हैं और फिर थोड़ी चालाकी से हम इसको चेन बना देते हैं। अब ठीक है ना, डन, गुड। और ऐसा कहा गया इस पॉइंट पे टेंशन देखी जाए तो है वो T, अगर ये एंगल देखा जाए थीटा तो ये एंगल भी थीटा। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा और यहां पे ऐसे देखा जाए इसको भी आप T कहेंगे, ये एंगल भी थीटा है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट्स। यहां पर इसका वेट होगा, मिड पॉइंट पे वेट होगा, दैट इट वुड बी डाउनवर्ड, सो वो मिड पॉइंट पे वेट लगेगा W, जिसको हम mg कहेंगे, राइट। अभी यहां पर अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा t sin थीटा, और अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो वो भी t sin थीटा और डायरेक्शन में t cos थीटा। अगर सिर्फ और सिर्फ FBD की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर बात करें इस स्ट्रिंग की या ये जो चेन है, तो इस पे नीचे फोर्स है टोटल वो W है, जिसको आप mg कह रहे हैं, और अपवर्ड दो फोर्सेस हैं। तो अपवर्ड फोर्सेस हैं t sin थीटा, इसको आप कहेंगे 2t sin थीटा, और जो डाउनवर्ड है उसको आप mg कहेंगे, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल लगेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं कि 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां पर t की वैल्यू आ जाएगी mg/2 और ये हो गया साइन थीटा। तो या तो mg/2 साइन थीटा आंसर हो सकता है और या हो सकता है mg/2 cosec थीटा। तो दोनों तरह से mg/2 cosec थीटा या mg/2 साइन थीटा इस तरह से आंसर मिल सकते हैं। शायद आपसे एंड पॉइंट पे नहीं पूछा है, लेट मी चेक। ओके, मिड पॉइंट पे पूछा है, तो अगर आपसे एंड पॉइंट पे पूछता तो ये आंसर होता। अब अगर मिड पॉइंट पे पूछा है तो आपको सिर्फ इतने पार्ट का FBD बनाना पड़ेगा। चलिए बताता हूं मैं, यानी कि हाफ पार्ट का FBD। अब आप हाफ पार्ट का FBD बनाएंगे ऐसे, और इसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे? यहां पर आपने देखा था T, और फिर ऐसे आपने कहा था थीटा, mg नीचे लग गया था और हॉरिजॉन्टल इधर टेंशन T डैश, यहां वाली टेंशन है T। अभी अगर ये एंगल थीटा है तो इसको भी T कहा जाएगा। इस वर्टिकल कंपोनेंट को आपने लिया था T sin थीटा और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिया था T cos थीटा। नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। यहां पर हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, इससे इधर और इससे इधर, राइट। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। सो व्हाट वी कैन से कि दैट T डैश इज इक्वल टू T cos थीटा। सो T डैश इज इक्वल टू, T की वैल्यू क्या है बहुत ध्यान से देखिए, अभी आपने पिछले ही पेज पे निकाली है, mg/2 sin थीटा, mg/2 sin थीटा। तो T की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं mg/2, यहां रखा sin थीटा, और इधर आ गया है cos थीटा। अब आप T डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं mg/2 और cos थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। तो मिड पॉइंट का आंसर बच्चों इतना आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई। mg/2 cot थीटा। अब देखते हैं क्या ये आंसर अपने पास है,
तो mg/2 cot थीटा, यस ये आंसर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों से। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द कंप्लीट कंसेप्ट। एफबीडी बनाया है, फिर वर्टिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग ने चेक किया और फिर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट कंप्लीटली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बॉडी ऑफ मास m, ध्यान दें, मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड v। रेस्ट यानी कि u इक्वल टू 0 से स्पीड v गया टी नॉट टाइम में। यहां से क्या मिल सकता है, जरूरत पड़ेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने फॉर्मूला लगाया। फाइनल वेलोसिटी v नॉट हुई है, इनिशियल 0 थी, एक्सीलरेशन a और ऐसा होने में t नॉट टाइम लगा। सो डेफिनेटली यहां से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं v नॉट डिवाइडेड बाई t नॉट, तो आपको यहां से a की वैल्यू मिल गई, राइट। अब अगर a की वैल्यू आपको यहां पे मिली है तो वर्क डन ऑन द बॉडी टिल एनी टाइम, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन टी टाइम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें किसी v टी टाइम पे v निकालना है। अगर हम किसी जनरल टाइम पे v निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला u प्लस ए टी, v पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सीलरेशन है v नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, ये टाइम आ गया t, तो v इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, ये आपको v मिल जाता है। अब वर्क डन क्या होगा, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप इसको हाफ करोगे, इसको m करोगे, v स्क्वायर, तो v ये मिला है, राइट। इसकी वैल्यू रखेंगे तो v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर, तो ये आपको वर्क डन इस तरह से मिला, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो शायद फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, नो इश्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली ये वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन गलत जगह पे आ गया है, तो मैं भी इसको स्किप करता हूं। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को हैं। इक्विलिब्रियम कैसे होती है, स्टेबल क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है, न्यूट्रल क्या होती है, लेकिन वो वर्क पर एनर्जी का पार्ट है, तो मैं इसको यहां से बच्चों स्किप करके वापस आ जाते हैं अपने एनएलएम पे। 2 bodies 5 kg एंड 4 kg आर अरेंज्ड। ध्यान से देखें, दोनों बॉडीज अरेंज की हुई हैं, 2 पोजीशन 4 5 5 4, राइट। तो एक में ऊपर रखा है, आपको दोनों पोजीशन दिख रही होंगी ए एंड बी। पुलीज एंड टेबल आर परफेक्टली स्मूथ, एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg बॉडी इन केस ए एंड बी। तो 5 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो देखो इसका एक्सीलरेशन a1 मान लेते हैं, यहां पर इसको नीचे खींचने वाला फोर्स लगेगा 4g, और अगर हम 1 को सॉल्व करें, a1, आपको मैंने ये कंसेप्ट पहले बताया हुआ है कि किसी भी सिस्टम को मूव कराने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत या रिक्वायरमेंट होती है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिलेशन होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए से अगर आप A निकालेंगे तो A इज इक्वल टू F बाई एम, m टोटल मूविंग मास होगा और f टोटल ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो उसको मूव कराने की कोशिश करे। तो यहां इस 5g का जो 5g है 5 kg का, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, वो उसको पीछे नहीं खींच रहा है, लेकिन यहां 4g इसको नीचे खींच रहा है। तो यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज 4g, तो आप ड्राइविंग फोर्स में 4g लिखोगे, मूविंग मास में 4 और 5 दोनों मूव कर रहे हैं, तो आप 9 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू 4g बाई 9 हो जाएगी a1। अब अगर इसमें देखें तो ये 5g है, ये यहां नीचे की तरफ लगेगा, इसको आप फोर्स 5g कहेंगे, और इसमें इधर जो लगेगा वो 4g है, तो ये भारी है, ज्यादा है, तो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, और ये ऐसे जाएगा। ऑलराइट, अब अगर हम इसका एक्सीलरेशन देखें इस डायरेक्शन में, तो वो होगा a2, और फिर a2 की वैल्यू जो होगी, तो a2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी 5g माइनस 4g डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 5 प्लस 4,
सो A2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों g डिवाइडेड बाई 9 और इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट वुड बी द करेक्ट आंसर A2 और A1। तो देखिए आपसे पहले पूछा है A वो है तो पहला वाला हो जाएगा 4g/9, तो 4g/9 यानी करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी इश्यूज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहां तक आप समझ गए हैं, इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर फिर देखिए, अभी हम फिर से इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे और सीधे सॉल्व करेंगे, राइट। वैसे तो हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दो तरह से फिर सॉल्व करनी पड़ेगी, वो थोड़ा बड़ा मेथड है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं कि इस टाइम पर, वो जब आप बिल्कुल शुरुआत में पढ़ रहे थे तो वो मेथड आपको पता होना जरूरी था और वैसे प्रैक्टिस करनी थी। अभी अपने पास क्या है, टू द पॉइंट करेक्ट आंसर निकालना है और करेक्ट आंसर निकालने में हमको 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। तो देखिए मैं यहां पर क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। 3 masses 1 kg, 6 kg, 3 kg connected to each other with threads and are placed on a table as shown in figure. What is the acceleration system is moving? ध्यान दें, ये 3 kg इसको नीचे खींचेगा तो इधर 3g हो जाएगा और इधर g हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा तो ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा और ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा। तो A से मूव करेगा। अगर हम A एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करें तो टोटल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास। अब ड्राइविंग फोर्स क्या है कि इस 3 kg को 3g से नीचे खींचा और इसका अपोज g कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 3g माइनस g डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास। तो 6 and 3 9 and 1 10, तो यहां से हो गया 2g/10 यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g/5। g की वैल्यू रखेंगे, विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी 2। दिस इज डन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है, राइट। जो अप्रोच आपको बताई जा रही है वो अप्रोच बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, खूबसूरत है, टू द पॉइंट है, उसको याद रखिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, वैसे तो एक इसके लिए इक्वेशन बनती, इसके लिए बनती, फिर इसके लिए बनती, फिर दोनों को सॉल्व करते, फिर निकलता आंसर। थोड़ा लंबा मेथड था, लेकिन टोटल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक एंड यू कैन यूज इट। आगे बढ़ते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। अ बलून ऑफ मास m, आपको दो इक्वेशन बना के सॉल्व करनी है। अ बलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे बना लें। एक बलून है जिसका मास m है, डिसेंडिंग एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ आ रहा है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहां पर अल्फा है। तो ये है वो एक्चुअली में अल्फा है, जिसका फॉन्ट चेंज होने की वजह से सिंबल चेंज हो गया है, तो इसको भी हम लोग अल्फा मान लेते हैं। अल्फा से नीचे आ रहा है, मास m रिलीज फ्रॉम द बलून, अभी क्या है इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा कैपिटल mg और इस बलून पे ऊपर लग रहा होगा अब थ्रस्ट, नीचे ज्यादा है तो इसके लिए हम mg माइनस f डिवाइडेड बाय मूविंग मास m इज इक्वल टू एक्सीलरेशन अल्फा, टोटल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास। अभी क्या है क्वेश्चन में कहा है कि इफ स्मॉल m मास, ये स्मॉल m यानी अगर इससे स्मॉल m मास रिलीज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए फ्रॉम द बलून, इट स्टार्ट्स राइजिंग विद द सेम एक्सीलरेशन अल्फा, राइट। तो आपसे पूछा गया है m की वैल्यू क्या है। अब दूसरी कंडीशन यहां पे बना लेता हूं मैं कि अगर इससे हमने एक मास निकाल दिया तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m, नीचे की तरफ इसमें लगेगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, ऊपर की तरफ वही अब थ्रस्ट और अब ये ऊपर जाने लगता है। अल्फा सेम एक्सीलरेशन से स्मॉल m की वैल्यू चाहिए। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन थी, उससे इक्वेशन क्या बनेगी ड्राइविंग फोर्स F माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू अगेन अल्फा, राइट।
तो अब जो एक्सीलरेशन है आपके पास, राइट, वो है अल्फा की वैल्यू है आपके पास, यहां से भी अल्फा की वैल्यू है, वहां से भी अल्फा की वैल्यू है, और अब आपको स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो कौन सी चीज हमें नहीं दिख रही है इन आंसर में? f, यानी हमको f एलिमिनेट करना है। f एलिमिनेट कैसे होगा? यहां से देखिए, कैपिटल एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम अल्फा, और यहां से कैपिटल एफ आ जाएगा कैपिटल एम जी माइनस अल्फा। यहां से हमने f निकाला क्योंकि हमें f नहीं चाहिए था। फिर इधर कैपिटल एफ इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा, ये उधर प्लस हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल m को कॉमन लेंगे, ये होगा g प्लस अल्फा, राइट। f नहीं चाहिए, इसलिए हम f को इक्वेट कर देते हैं। ध्यान से देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, f और f इक्वेट कर रहे हैं। यहां है कैपिटल m g माइनस अल्फा, और वहां कैपिटल f की वैल्यू है कैपिटल m माइनस स्मॉल m g प्लस सॉरी अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू, सॉरी स्मॉल m की वैल्यू निकालना है। तो हम g प्लस अल्फा, ध्यान से देखिएगा, m g माइनस अल्फा, फिर यहां से इज इक्वल टू m g प्लस अल्फा, ये माइनस m g प्लस अल्फा। क्लियर? इसको इधर बुलाया, देखिए कैलकुलेशन भी बहुत ही स्मार्टली करनी, इसको उधर बुलाया। अब इधर बचेगा m g प्लस अल्फा, और उधर बचा था m g प्लस m अल्फा, ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो माइनस में होगा उधर जाके तो माइनस एम जी, अब ये माइनस होगा, इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, प्लस कैपिटल एम अल्फा, तो यहां से कैपिटल एम जी कैंसिल हो गया। अब आपको यहां से दिख रहा होगा 2m अल्फा अपॉन g प्लस अल्फा, 2m अल्फा अपॉन g प्लस अल्फा। आपको आंसर आई होप कैलकुलेट होके सामने मिल गया होगा बिना किसी परेशानी के। डिड यू गॉट इट? कैसे किया गया? फिर से आप 2-3 बार 4 बार इसको सॉल्व करिएगा, देन यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया अबाउट दैट। सो इट्स ऑलवेज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फिगर, एट द फ्री एंड अ फोर्स F इज अप्लाइड टू कीप द सस्पेंडेड मास ऑफ 18 kg एट रेस्ट, राइट। कुछ फोर्स लगाया जा रहा है और उससे 18 kg के मास को रेस्ट पे रखा जा रहा है। क्वेश्चन चाहता है, या एग्जामिनर की कोशिश ये है कि आपसे F की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाए। तो देखिए, अगर इसमें F से खींच रहे हैं तो यहां भी टेंशन F, यहां भी टेंशन F, यहां भी, क्योंकि जितने फोर्स से खींचेंगे रोप में उतनी ही टेंशन, फिर यहां से भी स्मॉल f, यहां से भी स्मॉल f। तो 18 kg के इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो अगर हम 18 kg के इक्विलिब्रियम यानी इसको देखें, ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स 2F और नीचे की तरफ लग रहा है 18G यानी कि 180, तो F इज इक्वल न्यूटन में, राइट। तो वो F की वैल्यू 90 न्यूटन, और इस तरह से अपने को इसका करेक्ट आंसर भी मिल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ग्रेट, आई होप ये आपने समझ लिया है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही खूबसूरत है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने कहा है, मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, अनदर स्ट्रिंग C is connected to its lower end if sudden jerk is given, sudden jerk, right। तो इसको अगर हम sudden jerk देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको sudden jerk देंगे तो ये 1 kg इस जर्क को यहां नहीं आने देगा। सबसे पहले जर्क इसमें लगेगा तो C will break, तो आपको आंसर होगा द पोर्शन AB ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, नो, द पोर्शन BC ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, BC। अब इसका दूसरा पार्ट पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर इसको ऐसे पकड़ के हम धीरे खींचेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे फोर्स, या ग्रेजुअली हम
फोर्स इंक्रीज करेंगे, तो इसमें टेंशन ज्यादा है, इसमें टेंशन कम है। इनर्शिया जैसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि इसकी टेंशन कम, इसकी टेंशन ज्यादा रहेगी। तो पहले ए बी ब्रेक होगी और ए बी ब्रेक हो गई, तो सी का ब्रेक होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप जर्क मारेंगे तो इस मास के होने की वजह से वो जर्क इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, पहले यहां आएगा और सी को तोड़ देगा, राइट। तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ दिवाली रॉकेट एजेक्टिंग 0.5 kg of gases per second at a velocity of this the accelerating force। तो ये दूसरा पार्ट है। आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, d/dt ऑफ m इंटू वी, राइट। तो अगर v कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए, और मास चेंज हो रहा है, तो F इज इक्वल टू लिखा जाएगा v dm/dt, राइट। अभी जो वेलोसिटी आपको दी हुई है दैट इज 400 और मास है 0.05 kg पर सेकेंड, राइट। ये dm/dt हो गया। अभी हम लोग इसको 4 × 100 × 0.05, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, राइट। अभी आपको ध्यान से देखना है, यहां पर भी केजी है, यहां पर मीटर पर सेकेंड है, एमकेएस में है, तो आंसर भी एमकेएस में आएगा, यानी ये 20 डाइन ना होकर के 20 न्यूटन होगा, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और स्पेशली इसी वजह से मैंने इसको यहां पर लिया था। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with an initial velocity of 4 meter per second comes to rest after 2 seconds, right? If one wants to keep this body moving in the same surface with a velocity, the force, यानी कि वो 4 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में रेस्ट पे कैसे आती है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा कि v इज इक्वल टू u प्लस at, रेस्ट पे आती है, वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियली वो कितने से चल रही थी, 4 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब उस पर कुछ डेक्सीलरेशन लगा जिसने उसको 2 सेकेंड पे रेस्ट पे ला दिया। यहां से a की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब इतना डेक्सीलरेशन लग रहा है जो उसको रेस्ट में ला रहा है। अगर हम इस डेक्सीलरेशन को नहीं लगने देना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है इफ वन वांट्स टू मूव द बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऐसे ही चलने देना है, यानी कि जो डेक्सीलरेशन है उसको अगेंस्ट में फोर्स लगाया जाए, तो वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू ma। m आपको दिया हुआ है कितना बच्चों, 2 kg की बॉडी, डेक्सीलरेशन जो आ रहा था वो भी 2 आ रहा था, F इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 न्यूटन हो गया। तो आपको इसका करेक्ट आंसर यहां से B मिलेगा, और यही आपका आंसर है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट परफेक्टली, राइट। तो चलिए, काफी चीजें हम लोग ने सीख ली हैं। अच्छा, एक और है तो उसको भी कर देते हैं। टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 kg वेट, राइट। तो अब कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है, तो ऐसा कब हो सकता है, नेट फोर्स से या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या रेस्ट पे हो। ये क्या है, एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, नो। एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड, नो। मे बी एट रेस्ट और एक्सीलरेशन, नो। मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, तो मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, और इस तरह से आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलता है, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कंसेप्ट सीखे हैं। इसके अलावा अभी इसमें कुछ और भी चीजें रह गई हैं, लेकिन ये रिवीजन वाला पार्ट आपने रिवाइज कर लिया है IIT JEE का। अभी मैं कुछ सुपर क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा जिसमें हम लोग एक वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन
मल्टी कंसेप्चुअल होगा, यानी एक क्वेश्चन से आप कई सारी चीजें सीखेंगे, राइट। तो यहां से एनएलएम वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट लूंगा, इसमें मैंने सिर्फ एनएलएम लिया था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिया था, इसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं लिए थे। हालांकि एनएलएम और फ्रिक्शन एक साथ ही होता है, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको कंसेप्ट सिखा दूं एनएलएम के, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। एक बार लॉज ऑफ मोशन दोनों पार्ट खत्म हो जाते हैं, जैसा कि आज सेकेंड पार्ट था, सिक्स्थ पार्ट था, एनएलएम का सेकंड पार्ट था जो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वाला क्लास जो करेंगे उसमें हम लोग स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये दो चीजें यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर भी स्यूडो फोर्स यूज नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, देखना नहीं भूलिएगा। लेकिन प्लीज उससे पहले आप सभी लोग इसको, जो यहां के लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, कंसेप्ट नोट कर लें, कुछ नया सीखा हो तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर अगले वाले वीडियो में पीछे वाले वीडियोस जरूर काम आएंगे, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड अटेंशन, फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज like the video, share the video, and in one sentence we can say like, subscribe, share, comment. Like, subscribe, share, comment. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।